ईरान के अंदर सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनेई की जैसे ही मौत हुई थी, वैसे ही वेस्टर्न मीडिया ने लोगों में ये नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया था कि सुप्रीम लीडर खत्म तो सब कुछ खत्म। अमेरिका को बहुत जल्द ही कामयाबी मिल चुकी है और अब जब खामनेई ही नहीं रहे हैं तो ये हुकूमत गिर जाएगी और फौरन ही पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। मगर जैसे ही कुछ वक्त के बाद ईरान ने अपनी असली ताकत दिखानी शुरू की, तो फिर वेस्ट में बैठे हुए आम लोगों को भी वो चीज़ रियलाइज होना शुरू हो गई कि जो हम आप लोगों को अपनी पिछली कई वीडियोस में बहुत पहले ही बता चुके हैं। वो चीज़ ये है कि ईरान का ये सिस्टम, ईरान की ये हुकूमत किसी भी एक इंसान पर डिपेंड नहीं है, बल्कि इसको तो डिज़ाइन ही इसी तरीके से किया गया है कि ये कभी भी इस तरह के टारगेट असैसिनेशन से कोलैप्स ही नहीं कर सकता है। मतलब किसी एक बड़े लीडर को या फिर कुछ मिलिट्री कमांडर्स को टारगेट करने से इस हुकूमत को कभी भी नहीं पलटाया जा सकता है। मगर जाहिर है इस बात पर तो पूरी दुनिया में चर्चा शुरू हो ही चुकी है कि सैयद अली खामनेई के बाद ईरान का अगला बॉस कौन, मतलब अगला सुप्रीम लीडर कौन बनेगा, क्योंकि यही तो वो चीज है कि जो ये तय करेगी कि आने वाले दिनों में ये ईरान कैसा दिखेगा। अब सबसे पहले स्क्रीन पर नजर आने वाली इस तस्वीर को देखिए। ये हैं अली लारेजानी, आज की डेट में ईरान के अंदर सबसे ताकतवर इंसान। मतलब ईरान के अंदर जो एक खतरनाक वॉर चल रही है, उसके बीच में ईरान के अंदर जितने भी फैसले लिए जा रहे हैं, वो चाहे मिलिट्री से रिलेटेड हों, डिप्लोमेसी से रिलेटेड हों या बाकी चीज़ों से रिलेटेड हों, वो या तो इसी एक दिमाग से निकल रहे हैं या फिर कम से कम इस दिमाग से होकर गुजर रहे हैं। अली लारेजानी के जिनके बारे में पिछले एक लंबे वक्त से वेस्टर्न मीडिया भी यही लिखता आया है कि ये ईरान के अंदर मौजूद सबसे होशियार और काबिल लोगों में से एक हैं। ये वैसे तो आम तौर पर किसी बड़े पॉलिटिकल पद पर तो नहीं बैठे हैं, मगर हाँ हमेशा से ही पर्दे के पीछे सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनेई के सबसे करीबी लोगों में रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि पिछले एक लंबे वक्त से सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनेई की तरफ से जितने भी फैसले लिए जाते थे, उनमें या तो इनका मशवरा शामिल होता था या फिर डायरेक्ट दखल शामिल होता था। और हाल ही के दिनों में जब सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनेई को ये रियलाइज हो चुका था कि अब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है और बहुत जल्द ही अब ईरान के लिए सबसे मुश्किल दिन आने वाले हैं, तो उन्होंने अपनी मौत से बहुत पहले ही, मतलब दिसंबर या फिर जनवरी के महीने में ही अपनी तमाम ताकत, अपने तमाम कंट्रोल इन्हीं अली लारिजानी के हवाले कर दिए थे। मतलब सुप्रीम लीडर के ऊपर हमला होने से एक दो महीने पहले से ही अनऑफिशियली ईरान को अली लारिजानी ही चला रहे थे। तो इसीलिए सुप्रीम लीडर की वफात के फौरन बाद बहुत सारे लोगों ने अब मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर ये कयास लगाने शुरू कर दिए कि जब अली लारिजानी इतने ज्यादा ताकतवर हैं, सारा कंट्रोल उन्हीं के पास है और वो सैयद अली खामनेई के भी फेवरेट थे, सबसे भरोसेमंद इंसान थे, तो मुमकिन है कि यही ईरान के अगले सुप्रीम लीडर भी बन जाएंगे। मगर दोस्तों, जितने भी लोग ये अंदाजा लगा रहे हैं वो गलतफहमी का शिकार हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ईरान के कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि ईरान के संविधान के अनुसार सिर्फ वही इंसान ही सुप्रीम लीडर बन सकता है कि जो एक शिया आलिम भी हो, मतलब कि एक धार्मिक गुरु भी हो। और जाहिर है अली लारिजानी कोई धार्मिक गुरु, मतलब कि कोई आलिम नहीं है, तो इसीलिए वो ईरान के कानून के हिसाब से ना तो कभी सुप्रीम लीडर बन सकते हैं और ना ही वो कभी इस रेस में शामिल रहे हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर सुप्रीम लीडर बनने की रेस में है कौन कौन। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि ईरान के अंदर कोई सुप्रीम लीडर यूं ही नहीं बन जाता है, बल्कि उसको चुनने के लिए एक पूरी टीम मौजूद है, जिसको असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स कहा जाता है। और इस टीम के अंदर लगभग 86 से 88 मेंबर्स होते हैं। और ये जो 86 से 88 मेंबर्स होते हैं, ये भी कुछ कुछ वक्त के बाद बदलते रहते हैं। वो इसलिए क्योंकि इसका भी चुनाव होता रहता है और इन लोगों को इस असेंबली के अंदर लोगों के वोट्स के द्वारा चुनकर ही भेजा जाता है। अब आने वाले दिनों में ये असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स किसको चुन सकती है, मतलब मीडिया में किन किन लोगों के नाम अभी तक सामने आ रहे हैं, उनके बारे में अगर बात करें तो उससे पहले आप ये भी जान लीजिए कि ईरान के अंदर बाकी देशों की तरह अलग अलग आइडियोलॉजीज रखने वाले नेता पाए जाते हैं। मतलब अलग अलग विचारधारा रखने वाले ये जो नेता हैं, ये ईरान का जो मौजूदा इस्लामिक सिस्टम है इसको तो सपोर्ट करते हैं, मगर बाकी चीजों में एक दूसरे से काफी अलग होते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ हार्डलाइनर्स होते हैं कि जो अमेरिका और इसराइल को लेकर कड़ा रुख रखते हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं कि जो फॉरेन पॉलिसी के मामले में वेस्ट को लेकर काफी सॉफ्ट रुख अपनाते हैं। कुछ कहते हैं कि ईरान को हर हाल में एक न्यूक्लियर पावर बनना चाहिए, तो कुछ कहते हैं कि न्यूक्लियर पावर नहीं बनना चाहिए। मतलब बहुत सारे मैटर्स पर ये तमाम लोग अलग अलग खड़े हुए नजर आते हैं। तो अब मीडिया में अगले सुप्रीम लीडर के तौर पर जिन जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, वो जाहिर है इन तमाम अलग अलग विचारधाराओं से ताल्लुक रखते हैं। और इनमें से जो भी अगला सुप्रीम लीडर बनेगा वो अपनी विचारधारा के हिसाब से ईरान को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। मिसाल के तौर पर जो पहला नाम सामने आ रहा है वो अली रजा आरफी का है, जिनको लेकर ये दावा किया जा रहा है कि अगर ये सुप्रीम लीडर बनते हैं
तो फिर ईरान की तमाम पॉलिसीज़ बिल्कुल वैसे ही चलती रहेंगी कि जैसे चलती आ रही थीं। मतलब इनकी जो थिंकिंग है वो पुराने सुप्रीम लीडर सैयद अली ख़ामनेई से मैच करती है। वैसे आपको बता दें कि ईरान ने सैयद अली ख़ामनेई की मौत के बाद जो एक टेम्परेरी लीडरशिप काउंसिल बनाई है जिसके 3 मेंबर्स हैं, ये उसका भी हिस्सा हैं और यही वो इंसान हैं कि जिनके बारे में मीडिया में ये दावा किया जा रहा है कि ईरान ने जब तक अपना एक असली सुप्रीम लीडर नहीं चुन जाता है तब तक के लिए इनको ही एक टेम्परेरी सुप्रीम लीडर चुन लिया है। अगला नाम मोहम्मद मेहदी मीर बागेरी का है कि जिनको एक अल्ट्रा हार्ड लाइनर समझा जाता है, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सुप्रीम लीडर बन जाते हैं तो फिर ईरान का रुख अमेरिका और इसराइल को लेकर और भी ज्यादा सख्त नजर आएगा। अगला नाम मुश्तबा खामनाई का है कि जो पुराने सुप्रीम लीडर मतलब कि सैयद अली खामनाई के सगे बेटे हैं। मगर यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि 28 फरवरी 2026 को जब इसराइल ने हमला किया था कि जिसमें सैयद अली खामनाई की वफात हुई थी, तब से इनके बारे में ये क्लियर ही नहीं है कि ये जिंदा हैं भी या फिर नहीं, क्योंकि मीडिया और सोशल मीडिया के थ्रू कुछ जगह पर तो ये दावा किया जा रहा है कि इनको भी टारगेट किया गया था और इनकी मौत हो चुकी है, जबकि कुछ जगह पर इन दावों को रिजेक्ट किया जा रहा है। इस लिस्ट में एक और अगला नाम गुलाम हुसैन मोहसिनी का है कि जो मौजूदा दौर में ईरान की जो जुडिशियरी है उसके हेड हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि चीफ जस्टिस हैं। इनको लेकर भी ये दावा किया जा रहा है कि काफ़ी चांसेस हैं कि अगले सुप्रीम लीडर ये बन सकते हैं। और इनके बारे में सबसे खास बात यह है कि ये IRGC के काफ़ी क्लोज हैं और हम जानते हैं कि ईरान की ये जो फौज है IRGC, ये कितनी ज़्यादा ताकतवर है और ईरान के सिस्टम पर इसका कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। आगे बढ़ें तो इस लिस्ट में जो अगला नाम है और जिसको लेकर पिछले कुछ दिनों से दुनिया भर में सबसे ज़्यादा चर्चाएं भी हो रही हैं, वो है हसन खुमैनी का। जी हाँ, वही हसन खुमैनी के जो ईरान के सबसे पहले सुप्रीम लीडर रूहुल्लाह खुमैनी के सगे पोते हैं। मगर हैरानी की बात यह है कि ये रिश्ते में तो रूहुल्लाह खुमैनी के सगे पोते हैं, मगर जो इनकी विचारधारा है उस मामले में ये हार्ड लाइनर्स के विरोधी समझे जाते हैं। मतलब उन लोगों के कि जो मौजूदा दौर में ईरान का सिस्टम चला रहे हैं, इनको खुद आइडियोलॉजिकली एक मॉडरेट या फिर रिफॉर्मिस्ट समझा जाता है। ये कई बार अलग अलग मौकों पर खुले तौर पर भी हार्डलाइनर्स के विरोध में नजर आ चुके हैं। 2016 में तो जब इन्होंने असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स का चुनाव लड़ने की कोशिश की थी तो इनको सिस्टम की तरफ से, मतलब जो गार्डियन काउंसिल है उसकी तरफ से अयोग्य घोषित कर दिया गया था, जिससे क्लियरली अंदाजा लगाया जा सकता है कि हार्डलाइनर्स के इनके साथ किस तरह के रिश्ते हैं। तो जब हम पहले ही जान चुके हैं कि एक सुप्रीम लीडर चुना भी असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की तरफ से ही जाता है, तो शायद अब हम ये भी मान सकते हैं कि जो हसन खुमैनी हैं उनके एक सुप्रीम लीडर बनने के चांसेस काफी कम नजर आते हैं। मगर अगर इस जंग की वजह से काफी कुछ बदल जाता है और किसी न किसी तरीके से ये सुप्रीम लीडर बन जाते हैं, तो ईरान का ये जो पूरा निजाम है, जो उसकी पॉलिसीज हैं, उसमें हम लोग आने वाले दिनों में काफी कुछ बदला हुआ देखेंगे। आखिर में जाते जाते आप लोगों से एक गुजारिश जरूर करना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा सेकंड चैनल, कि जिस पर हम मेनली ईरान और इसराइल की जो जंग चल रही है उसको कवर करते हैं, वो सब्सक्राइब नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स बॉक्स में दिए गए लिंक के जरिए से कर सकते हैं, वरना यूट्यूब पर RH नेटवर्क अनफिल्टर्ड लिखकर भी सर्च कर सकते हैं। ये वीडियो भी अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।